Hello all. Today we are going to start with chapter number 6. The name of the chapter is The Power of Determination. Let's start. What do you mean by the power of determination? Power of determination means कि जो भी हमारा संकल्प होता है, जो हमारा दृढ़ संकल्प है, उसकी शक्ति. तो अब हम पढ़ेंगे लेखक के बारे में. About the author. Bert Dubin is a famous American researcher, writer and speaker. जो बर्ट डबिन हैं वो कौन हैं? वो एक प्रसिद्ध अमेरिकी शोधकर्ता हैं, लेखक हैं और वक्ता हैं. ही इज़ अ मेंबर ऑफ अमेरिकन सोसाइटी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. और वो किसके मेंबर हैं? वो अमेरिकन सोसाइटी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के सदस्य हैं. और किसके सदस्य हैं? नेशनल स्पीकर्स एसोसिएशन के भी वो सदस्य हैं. ही इज़ अ ब्रेन माइंड साइंस एक्सपर्ट. और वो कैसे हैं? वे एक ब्रेन माइंड साइंस के विशेषज्ञ हैं. He tours the world and deliver his heart-touching motivational speeches that help other speakers to become brilliant speakers. तो वो क्या करते हैं? वो प्रेरक भाषण देते हैं और दुनिया भर में भ्रमण करते हैं और अपने दिल को छू देने वाले प्रेरक भाषण देते हैं और जो कि क्या करते हैं? अन्य वक्ताओं को शानदार वक्ता बनाने में मदद करते हैं. आगे पढ़ेंगे अबाउट द लेसन. अब हम पढ़ेंगे कि हम इस चैप्टर में, इस पार्ट में क्या पढ़ने वाले हैं. पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम फिजिकल डिसेबिलिटीज कैन बी अचीवर्स टू. जो लोग होते हैं, जो शारीरिक अक्षमता होती है जिनके अंदर, तो वो भी एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं. Let's read this lesson to know how one's self-confidence and determination overcome barriers in life. चलिए अब हम ये पार्ट में पढ़ते हैं कि कैसे आत्मविश्वास और हमारा जो दृढ़ संकल्प होता है वो जीवन में सभी बाधाओं को दूर कर सकता है. Starting with the chapter, read and enjoy. The one-room school was heated by an old-fashioned pot-bellied coal stove. एक कमरा था, एक जो पुराना स्कूल था, एक कमरे वाला स्कूल था. तो वो कैसा था? वो पुराने ज़माने का, जिसमें क्या करते थे? कोयले के चूल्हे से जिसको गर्म किया जाता था. तो उस कमरा कैसा था? एक छोटा सा कमरा था एक स्कूल में, और जो गर्म किया जाता था किससे? जो पुराने ज़माने में एक मोटा चूल्हा जो होता था उसको कोयले से गर्म किया जाता था. A young boy named Glenn Cunningham had the job of coming to school early each day so that he could use kerosene to start the fire and warm the room before his teachers and his classmates arrived. तो क्या हुआ कि ग्लेन कनिंगम नाम का एक छोटा लड़का था और वो हर दिन स्कूल जल्दी आता था. क्यों? क्योंकि उसको एक काम सौंपा गया था कि वो क्या करे, कि वो उसके अंदर केरोसिन लगाए और आग जला दे, ताकि टीचर्स जो भी हैं या फिर जो उसके क्लासमेट्स हैं, जो उसके सहपाठी हैं, जो उसके शिक्षक हैं, उनके आने से पहले कमरा काफ़ी गर्म हो जाए. One cold morning, someone mistakenly filled the kerosene container he used with gasoline and disaster struck. तो एक बार क्या हुआ, एक ठंडी सुबह की बात है, किसी ने क्या किया? गलती से मिट्टी के तेल के कंटेनर में गैसोलीन भर दिया और उसके बाद क्या हुआ? एक आपदा आ गई. क्या आपदा आई? द क्लास एंड द टीचर अराइव टू फाइंड द स्कूल इनगल्फ्ड इन फ्लेम्स. और जैसे ही वहाँ पर कक्षा में शिक्षक पहुँचे तो उन्होंने क्या देखा कि स्कूल जो है वो आग से घिरा हुआ है. तो उन्होंने क्या देखा कि जो कमरा है वो क्या हो गया वहाँ पर, उसमें वहाँ पर आग लग गई है, वहाँ पे आग लग चुकी है. Terrified on realizing that Glenn was inside, they rushed and managed to drag the unconscious boy out of the flaming room more dead than alive. तो जैसे ही उनको ये रियलाइज़ हुआ कि ग्लेन अंदर है तो उन्होंने क्या किया? वह घबरा गए और बेहोश लड़का, वो बेहोश हो चुका था वहाँ पर, और जलते हुए कमरे से उसको बाहर निकाला. और वो कैसा दिख रहा था वहाँ पर कि वो ऑलमोस्ट डेड हो चुका है जिंदा से, अगर हम कंपैरिजन करें तो. He had major burns over the lower half of his body and was taken to a hospital nearby. और उसके शरीर के निचले हिस्से में गंभीर जलन थी और उसको पास के ही एक अस्पताल में ले जाया गया. From his bed, the dreadfully burnt, semi-conscious Glenn faintly heard the doctor talking to his mother. अपने बिस्तर से वो कैसा हो गया था? वो बुरी तरीके से जल चुका था और अपनी कॉन्शियसनेस में भी नहीं था, यानी वो बहुत ज़्यादा बेहोशी की हालत में था. तो ग्लेन ने कैसे सुना? अब डॉक्टर को अपनी माँ से बात करते हुए सुना. क्या सुना? आगे पढ़ेंगे.
द डॉक्टर टोल्ड हिज मदर दैट हर सन वुड श्योरली डाई, और डॉक्टर ने उसकी माँ से कहा कि उसका जो बेटा है वो निश्चित रूप से ही मर जाएगा, विच वॉज वॉट द बेस्ट, जो वास्तव में अच्छा रहेगा। क्यों? रियली फॉर द टेरिबल फायर हैड डिवास्टेटेड द लोअर हाफ हिज बॉडी। ऐसा डॉक्टर ने क्यों कहा? क्योंकि भयानक आग ने जो उसके शरीर के निचला आधा हिस्सा था उसको बिल्कुल ही खत्म कर दिया था, बिल्कुल ही तबाह कर दिया था। बट द ब्रेव बॉय हेल्ड ऑन टू लाइफ, ही डिड नॉट वॉन्ट टू डाई। बट जो साहसी लड़का था, बहादुर लड़का था, उसने वो क्या चाहता था? वो जीवन जीना चाहता था, वह मरना नहीं चाहता था। ग्लैन मेड अप हिज माइंड दैट ही वुड सरवाइव, और उसने अपना मन बना लिया था कि वो ज़रूर बचेगा, वो बचना चाहता था। एंड समहाउ टू द अमेजमेंट ऑफ द फिजिशियन ही डिड सर्वाइव, और ये एक चिकित्सक के लिए बहुत ही आश्चर्यजनक बात थी कि वो बच गया। And somehow to be yet when the mortal danger was past, he again heard the doctor and his mother speaking quietly. जब थोड़ा सा जानलेवा खतरा टल गया था तब उसने डॉक्टर और उसकी माँ को धीरे धीरे बात करते हुए सुना। The mother was told that since the fire had destroyed so much flesh in the lower part of his body, उसने क्या बताया कि आग ने उनके जो निचले शरीर है, उसके जो मांस होता है, उसको अधिकतर नष्ट हो कर दिया है। It would almost be better if he had died, since he was doomed to be a lifetime cripple with no use to at all of his lower limbs. क्योंकि उसका मर जाना ही बेहतर होगा, क्योंकि वो जीवन भर अपंग रहेगा और उसके जो निचले अंग हैं वो बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे। His mother refused to let the doctors amputate, और उसकी माँ ने कहा कि डॉक्टरों को कि उसका अंग नहीं काटना है, उसने काटने से साफ मना कर दिया। Once more Glenn strengthened his will. He will not be a cripple confined to a wheelchair. तो फिर से ग्लैन ने अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत किया और उसने ये बोला कि मैं व्हील चेयर तक बिल्कुल भी सीमित रहूँगा नहीं, मैं अपंग नहीं रहूँगा। He would walk, but unfortunately he had no motor ability from the waist down. वह चल सकेगा, लेकिन दुर्भाग्य से क्या हो रहा था कि जो उसके कमर से नीचे थी उसके अंदर बिल्कुल भी मोटर क्षमता नहीं थी, यानी वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा था। His thin scarred legs just dangled there all but lifeless. तो उसके जो पतले थे, जख्मी पैर थे, बस लटके हुए थे और कैसे थे? वो बिल्कुल बेजान थे, उसके अंदर बिल्कुल भी जान नहीं थी। Eventually Glenn was released from the hospital. आखिरकार ग्लैन को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। Every day afterwards his mother and father would massage his little legs, but there was no feeling, no control, nothing. उसके बाद हर दिन उसके माता पिता क्या करते थे? उसके छोटे पैरों की मालिश करते रहते थे, लेकिन उसको कोई भी इस चीज़ का एहसास नहीं था, ना नियंत्रण था और कुछ भी नहीं था। Yet his determination that he would walk was as strong as ever. वो सब कुछ जान रहा था, बट फिर भी उसका जो संकल्प था कि वो पहले जैसे चलेगा वो बहुत ज़्यादा मजबूत था। आगे पढ़ेंगे। When he wasn't in bed, he was confined to a wheelchair. जब वह बिस्तर पर नहीं होता था तो उसे व्हीलचेयर तक सीमित रहना पड़ता था। One sunny day, his mother wheeled him out into the yard to get some fresh air. एक धूप वाला दिन था तो उसकी माँ ने क्या किया? उसकी माँ ने उसको ताज़ी हवा में ले गई यार्ड में। फिर क्या हुआ? This day, instead of sitting there, he threw himself from the chair. उसने क्या किया? वहाँ पे बैठने के बजाय उसने कुर्सी से उसको खुद को नीचे गिरा दिया। Glenn pulled himself across the grass, dragging his leg behind him. और उसने क्या किया? घास पर अपने आप को खींचा और अपने पैरों को पीछे की ओर घसीटा। He worked his way to the white picket fence bordering their yard. और उसने कहाँ तक किया? यार्ड की सीमा पर जो सफ़ेद पिकेट की बाड़ थी वो वहाँ तक पहुँच गया। With great effort he raised himself up on the फेंस, और उसने बहुत प्रयास के बाद उसने खुद को बाड़ पर खड़ा कर लिया। Then stake by stake he began dragging himself along the fence, determined that he would walk. और उसने क्या किया? फिर एक खूंटा जोड़ कर वह खुद को बाड़ के साथ घसीटने लगा और उसने अपने आप को ये मान लिया, उसने निश्चय कर लिया कि वह चलना शुरू कर देगा। There was nothing he wanted more than to develop life in those legs. और वो क्या चाहता था? वो सिर्फ ये चाहता था कि वो अपने पैरों पर जो उसके पैरों में जो जीवन नहीं है तो उस पैरों में वो जीवन ला सके, तो ऐसा वो चाहता था।
Ultimately, through his daily massages, his iron persistence, and resolute determination, Glenn did develop the ability first to stand up, then to walk haltingly with help, then to walk by himself, and then miraculously to run. तो उसने क्या किया, जो भी उसको पैरों में उसको जान डालनी थी अपने, तो क्या हुआ, धीरे धीरे वो प्रैक्टिस करता रहा, और जब आखिरकार क्या हुआ कि अपनी जो भी उसकी दैनिक मालिश होती थी, उसकी दृढ़ शक्ति थी, उसका दृढ़ निश्चय था, उसके माध्यम से क्या हुआ, ग्लेन ने पहले खड़े होने की क्षमता विकसित की, फिर मदद से रुक रुक कर चलने की, और फिर खुद चलने की, और फिर चमत्कारिक रूप से वो दौड़ने लगा. ग्लैन बिगेन टू रन टू स्कूल. ग्लैन स्कूल जाने के लिए दौड़ने लगा. He ran for the sheer joy of running and being able to run. और वो क्या कर रहा था, उसको बहुत आनंद आ रहा था, वह दौड़ने और दौड़ने में सक्षम होने के लिए वो क्या करता था, आनंद के साथ दौड़ता था, उसे बहुत मज़ा आता था, इसलिए वो दौड़ता था. He ran everywhere that he could. और वो हर जगह दौड़ता था जहाँ वो दौड़ सकता था. The people in town would often see him run by on his way to who knows where, try to catch up with him and smile. उसके शहर के लोग अक्सर उसे दौड़ते हुए देखते थे, न जाने उसके साथ कहाँ चलने की कोशिश करते थे और उसके साथ मुस्कुराते थे. Later in college, Glenn made it to the track team where his tremendous determination paid off. और कॉलेज में ग्लैन एक ट्रैक टीम में शामिल हो गया जहाँ उसके जबरदस्त दृढ़ संकल्प ने उसको रंग दिया. He eventually received the nickname the Kansas Flyer. और उसको क्या मिला, उपनाम कंसस फ्लायर के नाम से लोग उसको जानने लगे. In February 1934, in New York City famed Madison Square Garden, this young man who was not expected to survive, who would surely never walk, who could never hope to run, this determined young man, Dr. Glenn Cunningham, ran the mile in 4 minutes and 8 seconds, the world's fastest indoor mile. फिर क्या हुआ, फरवरी 1934 में जो न्यूयॉर्क शहर का प्रसिद्ध मेडिसन स्क्वायर गार्डन है, तो वहाँ पर उसने युवक ने जिस युवक की बचने की उम्मीद नहीं थी और जो ये था कि वो कभी भी चल नहीं पाएगा, तो उसने क्या किया, वहाँ पर अपने दृढ़ निश्चय की वजह से क्या किया, 4 मिनट और 8 सेकंड में मील दौड़ा, और जो दुनिया की सबसे तेज इंडोर मील थी, माइल हिंदी में मील बोलेंगे. Later that same year, in a prestigious outdoor track meet, he shaved another second of his record to run the world's fastest mile of that time. फिर उसके बाद उसी वर्ष बाद में एक प्रतिष्ठित आउटडोर ट्रैक मीट में उसने उस समय की दुनिया की सबसे तेज़ मील दौड़ने के लिए अपने रिकॉर्ड से 1 और सेकेंड कम किया. और ये हमारा जो भी चैप्टर लिखा है, उन्होंने किसने लिखा है, ये बर्ड ड्यूबन में लिखा है. तो इस चैप्टर में हम इतना ही पढ़ेंगे. अब हम पढ़ेंगे इसके न्यू वर्ड्स. न्यू वर्ड्स में पहला देखेंगे, इनगल्फ्ड, टू कवर और सराउंड समथिंग कम्प्लीटली, किसी चीज़ को पूरी तरीके से ढकना या घेरना. डिवास्टेटेड मीन्स कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, मतलब तबाह, पूरी तरह से नष्ट हो जाना. डूम्ड का क्या मतलब होता है, सर्टेन टू हैव अ टेरिबल फेट, यानी बर्बाद, निश्चित रूप से भयानक भाग्य होना. एम्पुटेट, सर्जिकली रिमूव्ड और कट ऑफ अ लिम्ब, यानी चिकित्सा द्वारा किसी भी अंग को निकालना या काटना. कन्फाइंड, रेस्ट्रिक्टेड विद इन सर्टेन लिमिट्स, मतलब सीमाओं में, कुछ ही सीमाओं के भीतर प्रतिबंध रहना. स्कैर्ड मीन्स हैविंग मार्क्स लेफ्ट ऑन द स्किन आफ्टर इंजरी, यानी चोट लगने के बाद त्वचा पर जो निशान रह जाते हैं वो स्कार होते हैं. पिकेट फैंस मेड ऑफ पॉइंटेड वुडन स्टिक्स, जो नुकीली लकड़ियों की डंडियां होती हैं उनसे बनी हुई बाड़ जो बोलते हैं उसको. परसिस्टेंस, कंटिन्यूस एफर्ट इन स्पाइट ऑफ डिफिकल्टी, मतलब दृढ़ता, कठिनाई के बावजूद भी आप क्या कर रहा था, वो निरंतर प्रयास कर रहा था. रेजोल्यूट मतलब डिटरमाइंड, यानी निश्चय उसका दृढ़ था कि मुझे करना ही है. ट्रेमेंडस मतलब जबरदस्त. वेरी लार्ज इन अमाउंट, बहुत मात्रा में बहुत बड़ी. तो चैप्टर में हम इतना ही पढ़ेंगे. अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चन टाइम. नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स. फर्स्ट वन, टिक द करेक्ट ऑप्शन. द 1 रूम स्कूल वॉज हीटेड बाय अ, किससे उसको गर्म किया जाता था, कोल स्टोव से, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ओवर हेयर. सेकेंड वन, ग्लेन कुनिंगम केम टू स्कूल अर्ली ईच डे, वो जल्दी क्यों आता था, क्योंकि उसको एक ड्यूटी दी गई थी ताकि वो केरोसिन यूज करके और आग जला ले ताकि कमरा गर्म हो जाए. तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन. नाउ थर्ड वन, द बॉय हैड मेजर बर्न्स ओवर द लोअर हाफ ऑफ हिज बॉडी, तो बिलो द, उसमें उसकी जो लोअर हाफ थी बॉडी की वो वहाँ पर बर्न हो चुकी थी.
Now fourth one, the doctor told Cunningham mother that her son will surely die. डॉक्टर ने बोल दिया था कि वो मर जाएगा, तो B option is the correct one. Clayton Cunningham eventually received the nickname Kansas Flyer, so this is A option is the correct one. Now we will discuss the fill in the blanks. B, one cold morning someone mistakenly filled the kerosene container he used with gasoline, तो gasoline से उसने भर दिया था. Second one, the class and the teacher arrived to find the school engulfed in flames, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा धुआं हो चुका था, आग लग चुकी थी. Glenn made up his mind that he would survive, उसने अपना मन बना लिया था कि उसको जीवन अपना जीना है. Fourth one, when he was not in his bed he was confined to a wheelchair, जब वो बिस्तर पर नहीं होता था तो वो एक व्हीलचेयर तक ही सिर्फ सीमित रहता था. Fifth one, he eventually received the nickname Kansas Flyer. Now C part, ट्राई ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. जो शब्द सही है, जो वाक्य सही है उसके आगे आपको फॉल्स ट्रू लिखना है, और जो वाक्य गलत है उसके आगे आपको फॉल्स लिखना है. ईच डे ग्लैन कनिंगम केम टू स्कूल लेट, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. सेकेंड वन, ग्लैन्स डिटर्मिनेशन टू वॉक ग्रू स्ट्रॉन्गर विथ ईच पासिंग डे, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. Glenn could not develop his ability to stand up, this is a false statement. Glenn was able to run at last, this is a true statement. Fifth one, Glenn's self-confidence and determination helped him to overcome the barrier in his life. This is also a true statement. Now we will discuss the answer the following questions. Number one, what caused the fire incident at the school? School में आग किस वजह से लगी थी? The fire was caused by kerosene that was used to start a fire to warm the room, और in place of kerosene किसी ने उसमें क्या भर दिया था? Gasoline. तो it was that was the reason that caused the fire incident at the school. Were the doctors hopeful of a recovery for Glenn? Why? Doctors were not hopeful. No, the doctors were not hopeful because Glenn had major burns and his lower body was severely affected. Why did Glenn's mother refuse to allow the doctors to amputate? डॉक्टर्स जब उसका अंग काटना चाहते थे तो उसकी मदर ने क्यों मना किया? क्योंकि वो जानती थी कि उनके बेटे में बहुत ज़्यादा संकल्प रखता है, वो दृढ़ निश्चयवादी है, तो इसलिए. तो ग्लैन्स मदर बिलीव्ड हर सन विल रिकवर एंड वाज डिटरमाइंड नॉट टू लेट द डॉक्टर्स एम्पुटेट हिज लेग्स. नाउ फोर्थ वन, व्हाट टू प्रोफाउंड रेजोल्यूट्स डिड ग्लैन मेक वाइल इन हॉस्पिटल? उसने क्या कहा कि ही विल सर्वाइव एंड दैट ही विल वॉक अगेन. तो उसने अपना ये निश्चय बनाया कि वो ज़रूर जीवन जिएगा, अपना वो जीवित रहेगा और ज़रूर चलेगा. व्हाट थ्री फैक्टर्स हेल्प ग्लैन टू अचीव इन हिज गोल? कौन से तीन फैक्टर्स थे जिससे उसकी वजह से वो अपना जो गोल था उसको पाने में सफल रहा? वो थी उसकी स्ट्रॉन्ग विल पावर, डिटर्मिनेशन एंड सपोर्ट फ्रॉम हिज फैमिली. नाउ सिक्स वन, वो वॉज निकनेम्ड एज कंसास फ्लायर, वाई वॉज हिज कॉल्ड? सो उनको ऐसा क्यों बोला गया? तो पहले आंसर बताएंगे आप. ग्लैन कनिंगम वॉज निकनेम्ड द कंसास फ्लायर बिकॉज ऑफ हिज एक्सेप्शनल स्पीड एंड रनिंग एबिलिटी. नाउ सेवेंथ वन, व्हाट डिस्टिंक्शन डिड ही अचीव इन 1934? तो उसको क्या हुआ था? वो 1934 में क्या हुआ था? इन 1934 ग्लैन कनिंगम सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द माइल रन. So that's all about the discussion of question and answers and chapter. Hope you all understand it well. Please like, share and subscribe. Thank you so much for watching.